हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट 512 पद का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 29 जून को इसका एग्ज़ाम 10 से 12 यानी कि एक पाली में होना है। तो चलिए हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि हिंदी वर्णमाला से हैं, उसे हम देखते हैं। कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना छोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी में सबसे पहले स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतः अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। उसके बाद से अयोगवाह, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इन सबको कलेक्ट करेंगे तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 52। आप इसको याद भी रखेंगे। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो इसके लिए पता होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है। सुंदर वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण के प्रकार हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ह्रस्व स्वर प्लूत। ये वर्ण के प्रकार नहीं है, बल्कि यह स्वरों के प्रकार हैं। क्लियर? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसको भी एकदम तोड़ मरोड़ कर देख लेते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर? उसके बाद से दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उस अब इन सबको कलेक्ट करेंगे, 4 4 8 3 11, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यहाँ पूछा है वर्ण के प्रकार हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद स्वर और व्यंजन, ये तो प्रकार है लेकिन अधूरा है। स्वर व्यंजन और अयोग वाह, ये जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर व्यंजन और अयोग वाह। मूल व संयुक्त वर्ण, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि है। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है, ठीक है। उसी प्रकार से अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपियां होती हैं। उन्हें जिस संकेत के द्वारा लिखित रूप में प्रकट किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण क्रम गलत हो जाएगा। व्यंजन क्रम, ये भी गलत हो जाएगा। संधि विच्छेद, भाई ये भी गलत हो जाएगा, इसको यहाँ मतलब ही नहीं है। वर्ण विच्छेद, वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करने को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के सभी वर्णों के डैश 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 को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे सही शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पे दल भरा जाएगा कि मेल भरा जाएगा कि समूह भरा जाएगा कि वृंद भरा जाएगा? तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा समूह, यानी कि भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाला वर्णमाला, ये सही हो जाएगा। वर्ण गलत है, एक अक्षर नहीं है, अक्षर है, ये भी गलत है। वर्ण समूह, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन अभी हिंदी के जगह पे संस्कृत लगा दे तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा भाई। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि इसी क्वेश्चन को पूछ दे संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपका राइट आंसर 13 हो जाएगा। तो प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं उसी के हिसाब से आपका ऑप्शन भी सही होगा। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला है तो आपका राइट आंसर 11 हो जाएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, अभी हमने बताया। ह्रस्व स्वर और छोटी ई, छोटा ऊ और री, और ई ऊ री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं।
दीर्घ स्वर आ, बड़ा ऊ, और कौन सा होता है भाई, और कौन सा हो जाएगा जो दोनों से मिला करके बने, क्लियर, बड़ी ई, क्लियर। ये 3 हो जाते हैं दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर इनके अलावा जो 4 हैं ए, ऐ, ओ, औ, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो अभी हमने बताया कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा होता है, मूल यहाँ पे पूछा है। देखिए फंसाने वाला क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर भी कहा है और यहाँ पे मूल लगा दिए, यानी कि दीर्घ स्वर से मूल नहीं है, क्लियर। आ पूछा है, बड़ी ई पूछा है, बड़ा ऊ पूछा है, और ओ पूछा है, क्लियर। तो ये जो ओ है ये क्या हो जाएगा आपका, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्या है, संयुक्त स्वर है। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये मूल दीर्घ स्वर है, क्लियर। ये तीनों हैं, जो ओ है ये संयुक्त स्वर है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। जिह्वा के तीनों भाग से स्वरों को बोला जाता है, तो उनके आधार पर गणना की जाती है। तो 3 प्रकार के होते हैं, जिह्वा के अगले भाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से, यानी प्रकार आप याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो अ, छोटा ऊ, ए और ये क्या है, इया, ये स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो इसमें से जो इया है ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर यानी कि अक्षर कहते हैं, कि स्वर कहते हैं, कि व्यंजन कहते हैं, कि अनुस्वार कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं, जो अंग होता है ना, अंग, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, क्लियर। स्वरों की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 11 होती है। हिंदी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। संस्कृत स्वरों की संख्या यदि पूछ दे तो 13 होती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। क्रिया, इसमें री नहीं बल्कि र का प्रयोग हुआ है। वर्षा, इसमें भी र का ही अलग रूप प्रयोग हुआ है। रिपु, इसमें भी छोटी ई और छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है। वृष्टि, यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं इसमें री का प्रयोग हुआ है। किसमें, ये जो है ना ये मात्रा का काम करता है। तो वृष्टि में री का प्रयोग हुआ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण के लिए एक फार्मूला होता है उपओष्ठ्य। कौन सा, उपओष्ठ। कैसे याद रखेंगे भाई, उपओष्ठ्य, कैसे भाई, कैसे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग करेंगे, ऊ और बड़ा ऊ, क्लियर। और प से इसमें से निकालेंगे तो जो प वर्ग होता है ना, प, फ, ब, भ, म, ये पांचों, यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म, इन्हें हम कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। क्या कहते हैं, ओष्ठ्य वर्ण। तो कैसे याद रखेंगे, उपओष्ठ्य, 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 क्लियर। तो पूछा निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो ऊ हो जाएगा, ये आपका ओष्ठ्य वर्ण है, क्लियर। बाकी ये तीनों कौन कौन से हैं भाई, तो एक फार्मूला होता है अकह कंठ्य, अकह कंठ्य यानी अ, आ, ठीक है, और उसके बाद अकह, अकह, क्लियर। तो अकह कंठ कैसे है भाई, तो अ, आ, क से लेंगे तो क वर्ग का पूरा, क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद से जो ह होता है वो भी, और अह जो होता है, इन सब को हम क्या कहेंगे, अकह कंठ, कंठ से, यानी कंठ्य वर्ण कहेंगे। ये छोटी ई है, ई चयस तालु, एक फार्मूला होता है ई चयस। 1 मिनट में इसे मिटा करके उसके बाद से आपको बताता हूँ। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब देखते हैं, ई चयस तालु, ई च यश, ई चयस तालु, क्लियर। यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद से च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय, उसके बाद से य और स,
इन सब को हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं या तालु कहते हैं। तो ईच यस तालु, ईच यस तालु, ईच यस तालु। क्लियर। ये अब अलग अलग देख लेते हैं चारों को, ये कौन कौन से वर्ड हैं। भाई एक सिर्फ ऑप्शन याद मत रखिए, आप उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लीजिए। अकह कंठ, ये कंठ हो जाएगा। उसके बाद से ये भी कंठ हो जाएगा। ईच यस तालु, ये तालव्य हो जाएगा। उप ओष्ठ्य, ये उ जो है ये ओष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ए का निर्माण कैसे होता है। तो जो ए है वो अ प्लस छोटी ई जो होता है उससे ए का निर्माण होता है। अभी हमने बताया कि अकह कंठ, अकह कंठ, तो ये जो हो गया, ये जो है वो तो कंठ हो गया। और ईच यस तालु, तो ई जो है वो तालु हो गया। और इन्हीं दोनों के मिलने से ए का निर्माण हो रहा है, यानी कि कंठ और तालु। भाई कंठ और ई तालु, तो कंठ तालु यानी कंठ तालव्य। इसमें ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ये जो है तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाएगा। ऐ और ए से मिलने से बनता है। क्लियर। तो अ में भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। और ए तालव्य यानी कंठ तालव्य, ए ऐ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ तालव्य। क्लियर। सबसे पहले जानेंगे किससे किससे मिल करके कौन सा वर्ड बनता है। अ प्लस छोटी ई से मिलने से ए बनता है, अ और ए के मिलने से ऐ बनता है। यानी ये दोनों किससे बोले जाएंगे, तो कंठ और तालु की सहायता से बोले जाएंगे, तो इसे हम कंठ तालव्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए कोई भी व्यंजन होता है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से। जैसे ये आप हलंत लगा देंगे तो ये व्यंजन है, और इसमें इसको हटाएंगे, ऐसे क लिखते हैं तो उसमें ऑलरेडी अ जो होता है वो जुड़ा रहता है। क ख, अब जैसे बोलना है कुछ, तो उसमें भी क में उ यानी स्वर का प्रयोग किए हैं, तो कु छ अ कुछ, यानी बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों को बोल पाना संभव नहीं है। तो यह वही क्वेश्चन पूछा है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्लियर। व्यंजन, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्यंजन किसका प्रकार है, वर्ण का प्रकार है। दीर्घ स्वर का प्रकार है। प्लुत, ये स्वर का प्रकार है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिसे बोलने में अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जो मूल स्वरों से बनते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। क्लियर। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। इन सभी चीजों को आप याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो हर वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, स्वरों के प्रकार हैं। स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो 11 होते हैं। संस्कृत में 13। बार बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप उसको बस सुनते चलिए, याद हो जाएगा। ये जो वीडियो है उसको खत्म होते होते। स्वरों की संख्या हिंदी में 11, संस्कृत में 13। अब ह्रस्व स्वर अलग देख लेते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये इन्हीं के मिलने से बनते हैं। अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। क्लियर। छोटी ई प्लस छोटी ई, ये बड़ी ई हो जाती है, यानी ये दीर्घ हो गई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये भी दीर्घ हो जाता है। और प्लुत क्या है भाई, तो जिन स्वरों के बोलने में बहुत ही ज्यादा समय यानी दीर्घ संयुक्त से भी ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम भजन करते हैं तो वहां पे राम नाम अगर जपना हो तो राम, रोते हैं तो बहुत देर तक एक ही लय रोते ही रह जाते हैं, तो वो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्रस्व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ इनमें से स्वरों के प्रकार हैं। देख रहे हैं अलग अलग तरह से क्वेश्चन को पूछा है। वर्णमाला, वर्णमाला में तो सारी चीजें आ जाएंगी, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ये सभी चीजें किस में आ जाएंगी, वर्णमाला में आ जाएंगी। व्यंजन क्या है भाई, वर्णमाला के प्रकार है। एक संयुक्त व्यंजन,
तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्लियर? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का निर्माण, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया है। ए का निर्माण हुआ है किससे किससे हुआ है भाई? अ प्लस छोटी ई, अ प्लस छोटा ए, अ प्लस छोटा उ, ई प्लस अ। तो इसमें ए का निर्माण जो होता है अ प्लस छोटी ई के मिलने से होता है। किससे किससे? अ प्लस छोटी ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। आय का पूछे तो अ प्लस ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो आय का निर्माण होता है। अ प्लस उ जो ऑप्शन दिया है इससे क्या बनेगा भाई? तो ओ का निर्माण होगा। अ प्लस उ से ओ का निर्माण हो जाएगा। अ प्लस ए दिया है तो इससे आय का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? ई प्लस अ य, इसका निर्माण हो जाएगा। जब संधि पढ़ेंगे तो यही चीजें याद रहेंगी तो बहुत आसानी से हम संधि को भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, मूल, अच्छा ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है मूल स्वर। क्या दिया है भाई? मूल स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा उ, री। अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आ, क्लियर? बड़ी ई, बड़ा उ। संधि स्वर या संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्रस्व स्वर है। तो देखिए ह्रस्व स्वर ई है। कौन सा है? ई जो है वो ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अ यानी कि छोटा, ये अ, छोटी ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर है। ये जो बड़ी ई दिया है ये दीर्घ स्वर है। उ दिया है बड़ा वाला, ये दीर्घ स्वर है। आ दिया है, ये दीर्घ स्वर है। क्लियर? सबको समझ लिए ये कौन क्या है, सिर्फ ऑप्शन पे मत जाइए, ये सही हो जाएगा। उस तरह से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इस तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया। ई क्या है, बड़ी ई क्या है, आ क्या है, उ क्या है, बातों को बस समझ जाइए। क्लियर? सारी चीजें खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? सो संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर का संयुक्त हो जाता है भाई, तो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जो अब आगे देखते हैं द्वित्व, जब एक ही प्रकार के व्यंजन मिलेंगे ना तो वहां पे द्वित्व हो जाता है। क्लियर? जैसे कट्टा लिखना हो तो आधा ट पूरा ट एक ही साथ मिल रहा है ना, तो वहां पे द्वित्व हुआ है। तालव्य किसे कहते हैं भाई? जो स्वर तालु से बोले जाते हैं, यानी जो वर्ड तालु की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं। उसका सूत्र क्या होता है? ई चयस तालु, ई चयस तालु। ई बड़ी ई, च से क्या हो जाएगा? च वर्ग पूरा, च, छ, ज, झ, इय। उसके बाद से य और श, इसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोर से गाने या रोने में किस स्वर का प्रयोग होता है? तो जोर से गाने या रोने में प्लूत स्वर का प्रयोग होता है। स्वर वही होगा लेकिन देर तक उसको खींचते रह जाएंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा और प्लूत हो जाएगा। ऑप्शन अगले देख लेते हैं। ये ह्रस्व के क्या मतलब है भाई? तो ह्रस्व के बारे में हम इतना जानेंगे कि ह्रस्व की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व की संख्या 4 होती है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। क्लियर? ये ह्रस्व किसका प्रकार है? तो स्वर का प्रकार है। दीर्घ किसका प्रकार है? तो दीर्घ भी किसका प्रकार है? स्वर का प्रकार है। दीर्घ की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। प्लूत, उन्हीं स्वरों को देर तक खींचने तो प्लूत कहलाता है। महाप्राण, जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न हो, जैसे ख बोलते हैं, ख, घ, यानी कि व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है वो सभी क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, अब ऑप्शन यहाँ पे भरना है, समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। पूछा किसके है? ह्रस्व स्वर के बारे में।
तो देखिए, जिस स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्लियर। जिसमें अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आज जिसमें अधिक से भी अधिक यानी कि अत्यधिक समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। तीनों बात क्लियर हो गया। कम समय लगे ह्रस्व स्वर, अधिक समय लगे दीर्घ स्वर, अधिक से भी अधिक यानी कि अत्यधिक, क्लियर, उसे प्लुत स्वर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर है कि व्यंजन है कि अयोगवाह है कि संयुक्त व्यंजन है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो है वो अयोगवाह है। अयोगवाह किसे कहते हैं भाई? जिसका योग ही न बने भाई, ना ही इसकी गणना स्वर में की जाती है, ना ही इसकी गणना व्यंजन में की जाती है। तो इसका अयोग हो गया ना, योग तो बना ही नहीं, ना स्वर के साथ योग बना ना व्यंजन के साथ, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2 है। कौन कौन से अयोगवाह है? तो अंग है और अ है। अलग अलग पूछ दे अंग क्या है, तो अंग अनुस्वार कहलाता है। अह के बारे में पूछ दे अह को क्या कहते हैं, तो अह को विसर्ग कहते हैं। एक एक शब्द का मतलब याद रखिए। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अयोगवाह है। अंग को क्या कहते हैं? सिर्फ अकेले पूछे तो अनुस्वार कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? तो विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका योग न स्वर के साथ बनता है न ही व्यंजन के साथ बनता है। क्लियर। संयुक्त व्यंजन के बारे में हम जानते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन के बारे में जान लीजिए, ये वर्ण का प्रकार है। ये स्वर के बारे में जान लीजिए, स्वरों की हिंदी में संख्या 11 होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। और ये स्वर क्या है? ये वर्ण का प्रकार है। क्लियर। ये भी चीजें हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो होता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो आ छोटी भाई, इसका तो समावेश स्वर में किया जाता है। री छोटा, इसका भी तो स्वर में किया जाता है। अंग और अंग, इसका भी तो किया जाता है। अंग और अह जो है, ये जो ऑप्शन है, तो इसमें अंग और अह, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है। क्लियर। तो इसी के बारे में ये पूछा है। अलग अलग अंग को याद रखेंगे, इसे अनुस्वार कहा जाता है, और अह को याद रखेंगे, इसे विसर्ग कहा। अब कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि अयोगवाह कहें कि अनुस्वार कहें कि विसर्ग कहें। देखो भाई, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह मतलब इसमें 2 चीजें आती है, अंग और अह। अब इसमें स्पेशल अंग को पूछे कि इसे क्या कहते हैं, तो अनुस्वार कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? क्लियर। तो अह को विसर्ग कहते हैं। यानी अह क्या है? अयोगवाह भी है, विसर्ग भी है। अंग क्या है? अयोगवाह है और अनुस्वार है। लेकिन अंग अयोगवाह और विसर्ग नहीं हो सकता। क्लियर। तो इसका अलग अलग नाम अनुस्वार और विसर्ग है, और दोनों को एक साथ बोला जाए तो क्या कहलाएगा? अयोगवाह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। कौन कौन से हैं? तो अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है। अ, ई, उ, री, इन्हें क्या कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्लियर। 11 यहाँ पे दिया है, तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या ही कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, यही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ को ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। प्लुत स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसे बोलने में बहुत ज्यादा समय, जैसे रोने गाने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसी का नाम आराम से बहुत देर तक भजना हो तो उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 3 होती है। कौन कौन से हैं? आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। इन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट और आखिरी आज का क्वेश्चन देखते हैं। अंतः, अस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतः, अस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है भाई? देखिए यहाँ पे 6, 8, 9 और 7 दिया है। तो अंतः अस्थ जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये अंतः अस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं भाई? श, स, षटकोण वाला स
और ह, ये इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो 4 और प्लस 4, 4 ठो अंतःस्थ 4 ठो ऊष्म, दोनों को मिलाएंगे हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। यानी कि अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण इन दोनों की संख्या कितनी है? 8। इस प्रकार से आज हमने हिंदी वर्णमाला के 30 क्वेश्चन देखे और ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें मतलब एकदम ऑप्शन वाइज बेहतरीन तरीके से थ्योरी सारा चीज मैंने बता करके बताया। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 30 चौको 120 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा, आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे मैं हिंदी वर्णमाला के भी और भी वीडियो लाऊंगा। उसके बाद से जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी के सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, इसी तरह से बताई भी जाएंगी। क्लियर? इसमें क्या आपका सुझाव है आप लोग बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में भी कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।